नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट एक बार फिर चर्चा में है, तो देखेंगे कि आखिर डिजिटल अरेस्ट चर्चा में क्यों है और इससे जुड़ी हुई जितनी भी अहम बातें हैं उन सभी पहलुओं पर आज संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित जानकारी लेंगे। भारत से अमेरिका और कनाडा तक देखें तो चल रहा है इस समय ठगी का एक बड़ा कारोबार, और इसी संदर्भ में देखें तो जो डिजिटल अरेस्ट है वो टर्मिनोलॉजी फिर से एक बार चर्चा में है, तो इसी पर हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं कि आखिर मामला है क्या डिजिटल अरेस्ट का और ये फिर से क्यों चर्चा में बना हुआ है। तो न्यूज़ आपके सामने दी गई है कि डिजिटल जो अरेस्ट है अब भारतीयों का इस्तेमाल अमेरिका और कनाडा में ठगी के लिए हो रहा है। तो ये कुछ मामले अब हाल में देखने को मिले, क्योंकि बेंगलुरु जो पुलिस है उसने हाल ही में एक कॉल सेंटर पर क्या किया, छापा मारा। और जब इस कॉल सेंटर पर पुलिस ने छापा मारा तो यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि 16 संदिग्ध जो लोग हैं वो यहाँ से पकड़े गए। और ये सभी लोग क्या था, एक जगह से नहीं थे बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से बिलोंग करते थे। यानी कि लगभग 5 राज्यों से, महाराष्ट्र से, मेघालय से, उड़ीसा से, एमपी से और पश्चिम बंगाल से इनके संबंध थे। यहाँ तक कि गुजरात से भी एक दो जो व्यक्ति है उनका संबंध उन राज्यों से था। तो अलग अलग राज्यों से क्या है कि ये जो लोग हैं ये पकड़े गए। और पुलिस का ये कहना है कि ये जो गिरोह है, ये जो पूरा ग्रुप था, ये क्या करता था, कॉल सेंटर के रूप में देखें केवल भारत में ही नहीं यानी कि इंडिया तक ही नहीं सीमित था, बल्कि अमेरिका और कनाडा में रहने वाले जो लोग हैं उनको भी क्या करता था, डिजिटल अरेस्ट के जाल में फंसाकर ठग रहा था, फ्रॉड कर रहा था, ठगी कर रहा था, लूट रहा था। पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार हैं, उन्होंने ये कहा कि बीबीसी से बात करते हुए कि हमें शक है कि ये जो गिरोह है, ये जो ग्रुप था जो एक कॉल सेंटर के रूप में यहाँ पर चला रहा था अपना पूरा कार्यक्रम, ये विदेशों में एक बड़ा जो नेटवर्क है वो बिठाए हुए है। और इस बड़े नेटवर्क का क्या है, ये एक छोटा हिस्सा है। और यहाँ से जो भी संभावित जो पीड़ित हैं उनकी जो पहचान है वो की गई है। और इसके संदर्भ में देखें तो जिनके साथ भी ठगी हुई है उनसे जुड़े हुए जो मामले हैं उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। अब यहाँ पर चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। दिवाली स्पेशल ऑफर के तहत देखें तो आईएएस-जीएस जो फाउंडेशन कोर्स है पीटी और मेंस का, और इसके तहत संचालित जो विभिन्न कोर्स हैं इन सभी कोर्स पर 60% से अधिक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और इसके अलावा भी 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। खास बात है कि आईएएस-जीएस फाउंडेशन कोर्स के तहत जो भी पीटी मेंस के प्रोग्राम है ये आपको आसान ईएमआई किस्त पर भी उपलब्ध है। और ये जो छूट है ये 22 अक्टूबर 2025 तक वैलिड है, यानी इस तिथि तक अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स से जुड़ते हैं तो वो छूट आपको प्राप्त होगी। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी है तो उसके समाधान के लिए नीचे दिए गए जो नंबर है 9555-124-124 पे कॉल करके जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, या फिर संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskrithias.com, यहाँ विजिट करके भी संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा न्यूज़ पर और हम डिटेल से बात करते हैं। जो ठगी की बात कही जा रही है यहाँ पर खास तौर पे ठगी का जो ये पुराना लेकिन असरदार तरीका जो कहा जा रहा है कि जो भी अभियुक्त हैं आमतौर पे ये इनके बारे में कहा गया है कि अभियुक्तों के ऊपर जो झूठा आरोप है वो लगाया जाता था और किसी भी व्यक्ति के नाम पर भेजा गया जो भी पार्सल है वो मादक पदार्थ या अन्य जो भी सामान है उसके साथ पकड़ा गया है। इसके बाद इस तरह के जो भी पीड़ित हैं उनसे इसके एवज में पैसे वसूले जाते थे। तो पहले भारतीय जो एजेंसियां हैं जैसे सीबीआई है, ईडी है, आईबी है, इनके नाम को इस्तेमाल करते हुए कि ठीक है आईबी से हम बोल रहे हैं, सीबीआई से बोल रहे हैं, ईडी से बोल रहे हैं, और लोगों को इनके नाम से डराया जाता था। और इस बार गिरोह ने अमेरिका और कनाडा जो जांच एजेंसियां हैं उनके नाम का इस्तेमाल किया कि उससे क्या हो कि जो प्रभाव है वो और अधिक पड़े, सामने वाला डर जाए और उससे हम पूरी तरह से क्या कर ले, निचोड़ ले। पीड़ितों को नकली दस्तावेज दिखाकर और जो भी अदालत है उनके जो आदेश हैं उनका हवाला देकर क्या किया जाता था, इस ग्रुप के द्वारा डराया जाता था। और अभी तक इस पूरे मामले में ये तो नहीं साफ हो पाया कि कितना पैसा इस ग्रुप ने ऐसे
निर्दोष जो लोग हैं उनसे ठगा है, उनसे वसूला है। लेकिन कुछ जो यहाँ पर डेटा आ रहा है, जैसे कुछ जो कर्मचारी हैं उन्होंने पुलिस को ये बताया कि उन्हें केवल 22,000 रुपये प्रति माह के वेतन से यहाँ पर रखा गया था, यानी इतना ही सैलरी उनको दिया जाता था, जिसमें खाता और रहने की जो सुविधा है वो भी शामिल थी, और खाने और रहने की जो सुविधा वो दी जाती थी, और उन्हें नगद में कमीशन भी दिया जाता था जो भी फ्रॉड होता था, और उस फ्रॉड में जो इस ग्रुप को प्राप्त होता था तो उसमें से कमीशन दिया जाता था जो भी इसमें काम करने वाले थे। तो ये पूरा जो कॉल सेंटर है, इस कॉल सेंटर का जो संचालन है और जो कर्मचारी है उनकी स्थिति के बारे में हमने बताया कि उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हमें क्या है कि एक मुफ्त सैलरी दी जाती थी 20-25 हज़ार, रहना खाना दोनों हमारे लिए निःशुल्क था, और जो हम ठगी करवाते थे उसमें हमें कमीशन मिलता था। कॉल सेंटर बेंगलुरु के एक पॉश एरिया में चलता था ताकि उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह न खड़ा कर सके। दूसरी बात कि पुलिस स्टेशन से बड़े ही नज़दीक था, लगभग 200 मीटर की दूरी पर ये कॉल सेंटर था जहां पर पुलिस स्टेशन था। तो एक तरह से देखा जाए कि अपने को पावरफुल बनाने के लिए कि जल्दी से संदिग्ध स्थिति में न आए, और ये 2 मंजिला जो दफ्तर है करीब 2 साल पहले किराए पर लिया गया था और यहीं से ये पूरा गिरोह इसे ऑपरेट करता था। कर्मचारियों को बधुआ मजदूरों की तरह यहाँ पर रखा गया था और उन्हें रात की शिफ्ट में काम करना होता था, और काम खत्म होने के बाद उन्हें आवास में लौट जाना होता था। दफ्तर में उन्हें खाना भी दिया जाता था, जो भी उनकी बेसिक नीड है वो पूरी की जाती थी, और फिर दफ्तर का जो शटर है वो बंद कर दिया जाता था ताकि बाहर से कोई आवागमन न हो। कार्यालय के बाहर कोई बोर्ड नहीं था, कोई ऐसा कुछ नहीं था कि ये पता चले कि आखिर ये बिल्डिंग में अंदर आखिर चल क्या रहा है। और कंपनी के जो मालिक हैं वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है और वो फरार है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो देखने को मिली है। बाकायदा जो इसके एम्प्लॉय थे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, सोचिए फ्रॉड के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। कर्मचारियों के जो भी जॉब पोर्टल है उस पर जो भी बिजनेस प्रोसेस है आउटसोर्सिंग के तहत देखें, जो बीपीओ हैं उनके विज्ञापन के माध्यम से इनकी भर्ती की जाती थी। दफ्तर में जो भी ट्रेनिंग है वो इन्हें प्रदान किया जाता था, और फिर इंटरनेट कॉल्स के माध्यम से विदेशी नागरिकों से ठगी कैसे की जाती है इसका काम इन्हें सौंप दिया जाता था। कर्मचारियों को पहले इसके लिए पूरा तैयार एक स्क्रिप्ट दी जाती थी, पूरा एक कहानी की तरह पूरा इन्हें एक स्क्रिप्ट दी जाती थी लिख के, जिसमें हर सवाल का एक उत्तर पहले से डिसाइड होता था कि आखिर ये अगर प्रश्न सामने से आता है तो तुमको क्या बोलना है। तो वे किसी भी व्यक्तिगत बातचीत के संदर्भ में इसका इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाती थी। और सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पर जो नकली डॉक्यूमेंटेशन है, जो नकली दस्तावेज है, जो कोर्ट के आदेश है, उनका बड़े स्तर पर इस्तेमाल होता था, क्योंकि पीड़ितों को अमेरिकी अदालतों के नकली जो दस्तावेज हैं वो दिखाए गए। दस्तावेजों में मादक जो पदार्थ हैं उनकी जो तस्करी है उसका आरोप लगाया गया, मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामले हैं उसका आरोप, उसके डॉक्यूमेंटेशन दिखाए गए, धोखे से जो भी चोरी है जैसे जो आरोप है वो आरोप उन पर लगाए गए, और दस्तावेजों के केस जो फाइल है उसका जो नंबर है, उसके जो भी वारंट नंबर है वो दिखाए गए। और इस आधार पर क्या किया गया कि उनको कॉल किया गया और फिर उनके साथ ठगी करने का प्रयास करता था ये ग्रुप। तो इस तरह का पूरा जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर चलता था। अगर थोड़ा सा इसके दफ्तर की विशेषताओं की बात करें कि जो भी इनके दफ्तर थे उनकी अगर हम बात करें तो दफ्तर जो थे ये बीपीओ ऑफिस की जो दीवारें हैं उन दीवारों पर कम से कम जो 6 देश हैं उनके समय क्षेत्र दिखाने वाली घड़ियां लगाई गई थी, और इसी से ये पता चलता था कि ये जो गिरोह है ये एक देश से जुड़ा नहीं है, यानी कि इसके जो ऑपरेटर हैं वो वहाँ के दिन और रात, यानी कि जिस समय आदमी जगह हो या जो भी टारगेट इनका होता था उस हिसाब से उनको फ़ोन करते थे और उनसे संपर्क करते थे। एक छोटे फ्रेम में पोस्टर लगा था कि सोचना बंद करो, काम शुरू करो, इस तरह का स्लोगन था। देखिए कितना बाकायदा और कितना व्यवस्थित ऑपरेट करते थे। कर्मचारियों को दिन प्रतिदिन के जो भी कार्य हैं उसके अलावा विदेशी जो पीड़ित हैं उनके व्यक्तिगत जो जानकारी है वो इंटरनेट के माध्यम से इकट्ठा करने का भी काम सौंपा जाता था। और पुलिस की जब कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली, जो जब्ती हुई, उसमें खास तौर पे देखने को मिला कि जब पुलिस ने कॉल सेंटर और कर्मचारियों के आवास में सभी जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं वो जब्त किए, तो यहाँ पर बहुत सारे जो कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर सिस्टम, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, अलग अलग जो पावर केबल्स हैं या लेन केबल्स हैं, मोबाइल फ़ोन है, पहचान पत्र, नोटबुक, अटेंडेंस जो रजिस्टर है, राउटर है, नेटवर्किंग जो डिवाइस है, ये सारी चीज़ें मिली। और कॉल सेंटर के जो मालिक हैं उस पर भी मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि उसने अपने परिसर का गलत तरीके से इस्तेमाल किया, उसका ध्यान नहीं दिया कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है।
पुलिस को यह भी शक है कि देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे कॉल सेंटर बड़े ही प्राइवेट तरीके से चल रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि संभावित स्तर पे ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो एक नेटवर्क है वो अपने देश में क्या हो रहा है, रेगुलेट हो रहा है। तो ये जो गिरोह है ये सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक्टिव है और यहाँ से पहचान की गई जो भी जानकारियां हैं उनका जो इस्तेमाल है वो अमेरिका और कनाडा में बैठे जो सहयोगी हैं उनके माध्यम से ये ऑपरेट करते हैं। और ये पूरा जो नेटवर्क है ये विदेशी नागरिकों को डराकर नकली जो दस्तावेज हैं वो दिखाकर उनसे क्या किया जाता है, पैसे वसूला जाता है। और इसी कारण से देखें तो एक बार डिजिटल जो अरेस्ट है ये जो वर्ड है, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये चर्चा में है, क्योंकि अगर डिजिटल अरेस्ट की बात करें तो ये पहले की बात नहीं है। इसकी जो आम चर्चा हुई है वो 20वीं सदी के बाद 21वीं सदी में खास तौर पे ये चर्चा में आया, क्योंकि 21वीं सदी में देखेंगे तो जो भी डिजिटल क्रांति है उस क्रांति ने एक और जहां संचार और जो व्यापार है उस क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया, तो वहीं दूसरे ओर इसका जो दुरुपयोग है वो क्या है कि साइबर जो अपराधी हैं, जो साइबर जो अपराध है उसको बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उभरते हुए जो साइबर अपराध है उनमें से एक अपराध माना जाता है डिजिटल अरेस्ट को। डिजिटल जो अरेस्ट है ये क्या है, ये एक साइबर क्राइम के तहत ही माना जाता है। इसमें एक ऐसा फर्जी और भय आधारित जो स्कैम है जो भारत सहित दुनिया के कई सारे देशों में जो आम नागरिक हैं उनको ठगने का माध्यम बनाया जाता है। तो इसे ही डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। अगर इसके परिभाषा की हम बात करें कि कैसे इसे हम परिभाषित कर सकते हैं तो देखिए, डिजिटल अरेस्ट क्या है, एक कानूनी तरीके से, और ये कानूनी तरीके क्या है, ये नकली है, पूरी तरह से क्या है, सूडो है। तो नकली तरीके से, एक सूडो तरीके से कह सकते हैं कि जो डिजिटल अरेस्ट है एक नकली कानूनी गिरफ्तारी है जो साइबर तकनीक से की जाती है। खुद को सीबीआई, खुद को आईबी, खुद को ईडी या सीमा शुल्क अधिकारी या इस तरह के जो भी कह सकते हैं कि सरकार के स्तर पे जो कह सकते हैं कि जांच एजेंसियां हैं उनसे जुड़े हुए व्यक्ति के तौर पे इसमें क्या किया जाता है, अपने को इंट्रोड्यूस किया जाता है। वीडियो कॉल की जाती है, वॉइस कॉल की जाती है, मैसेज किया जाता है, ईमेल किया जाता है और इसके जरिए सीधे जो व्यक्ति होता है, किसी एक व्यक्ति को जिसको टारगेट करना होता है उससे कांटेक्ट किया जाता है। पीड़ित पर क्या किया जाता है, जैसे कोई व्यक्ति है उसे कहा जाता है कि आपके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है, जैसे ड्रग्स की तस्करी आप करते हैं, बैंक से संबंधित धोखाधड़ी आपने किया है, पासपोर्ट आपका जब्त है, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आपको संदिग्ध माना गया है, या जो भी इस तरह के ड्रग्स की तस्करी है, मानव तस्करी है, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। और फिर गिरफ्तारी या सजा से बचने के लिए जो भी व्यक्ति होता है वो जमानत के नाम पर अथवा या जांच के सहयोग हेतु क्या करता है कि उस व्यक्ति से धनराशि मांगी जाती है या उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, वो प्राप्त किए जाते हैं। इनमें एआई आधारित जो वॉइस जो क्लोनिंग है, फर्जी जो बैकग्राउंड है वो भी लगाया जाता है। जैसे पुलिस के व्यक्ति बनने पर पीछे से एक सायरन की साउंड प्रोड्यूस कर दिया जाता है। पेशेवर प्रतीत होने वाले जो भी सरकारी लोग होते हैं वो भाषा का इस्तेमाल जो करते हैं वो उस तरह के कर्मचारियों की जो भाषा होती है उसी तरह का इस्तेमाल करते हैं। वीडियो जो सिमुलेशन है वो इसमें शामिल किया जाता है, जिससे क्या हो कि उस व्यक्ति को पूरी तरह से ये एहसास हो जाए कि जो सामने वाला व्यक्ति है जो उसके ऊपर आरोप गंभीर लगा रहा है और ये जो कह रहा है कि हम जिस विभाग से हैं वो उसे फील हो जाए कि नहीं ये बात बिल्कुल सही है। तो टोन, बाकी जो बैकग्राउंड है या इस तरह की जो भी इन्वायरमेंट है वो क्रिएट किया जाता है ताकि सामने वाला पूरी तरह से क्या हो जाए, उसके जाल में फंस जाए। तो इस तरह से डिजिटल अरेस्ट करने की बात की जाती है। इसमें खास बात क्या है कि जो कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, जैसे भारत में जो भी इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं, तो 2024 के जो आंकड़े जिसमें देखें तो संबंधित जो एजेंसियां, चाहे वो भारतीय साइबर अपराध का जो समन्वय केंद्र है या रिपोर्टिंग जो अवधि है या फिर कुल जो वित्तीय नुकसान है, मुख्य जो संचालन क्षेत्र है वो कहाँ से हो रहे हैं, मुख्य जो माध्यम है वो क्या है, या फिर टारगेट कौन हो रहे हैं। तो देखिए, जो भी डिजिटल अरेस्ट के मामले हमें देखने को मिल रहे हैं तो इसके संदर्भ में सबसे जो इसकी जिम्मेदार एजेंसी है वो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र इसके लिए काम करता है। इसकी रिपोर्टिंग अवधि भी होती है और जो संचालन क्षेत्र वो दुनिया के कई सारे क्षेत्रों के माध्यम से भी किया जाता है। जो भी डिजिटल अरेस्ट है इसमें वीडियो कॉल, मैसेजिंग, ऑडियो कॉल, ईमेल या नकली वेबसाइट का सहारा लिया जाता है। और जिनको टारगेट किया जाता है उसमें खास तौर पे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो नौकरी पेशा करने वाले हैं, जो जिनकी एक फिक्स्ड आमदनी है, अकेले रहने वाले जो यूथ हैं
और अनजान जो डिजिटल नए नए जो उपयोग करता है उनको खास तौर पर डिजिटल अरेस्ट के लिए क्या किया जाता है, टारगेट किया जाता है। और इसी के माध्यम से क्या है कि उन्हें अलग अलग तरीकों के इस्तेमाल के द्वारा, जैसे स्पूफ कॉलिंग की जाती है, एआई आधारित जो वॉइस इमिटेशन है, फेक वीडियो कॉल है, व्हाट्सएप टेलीग्राम के द्वारा मैसेज भेज दिया जाता है, फर्जी जो वेबसाइट पोर्टल है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से देखेंगे तो अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, उन्हें ठगने का प्रयास किया जाता है। जैसे स्पूफ जो कॉलिंग है कि कॉल भारत के नंबर से आती है, ठीक है, आपको लगेगा कि ठीक है +91, जैसे आप मोबाइल देखते हैं ना कि आगे 91 ये इंडिया का एक तरह से कोड आता है, लेकिन वास्तव में वो जो कॉल होगी वो भारत की नहीं होगी, विदेश से आएगी, लेकिन आपको फील होगा कि ये भारत से आ रहा है। जैसे वो बोला कि मैं आईबी का अधिकारी हूँ, आपके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है। एआई आधारित जो वॉइस इमिटेशन है, जैसे जो अधिकारी होगा, जो ऑफिसर होगा, वो अपनी आवाज़ उसी टोन में, उसी पिच पे रखेगा, उस आवाज का उपयोग करते हुए वो क्या करता है, डर पैदा करता है। तो एआई आधारित जो वॉइस है वो इमिटेशन किया जाता है। फेक वीडियो कॉल किए जाते हैं, जैसे नकली जो यूनिफॉर्म है, ऑफिस जो सेटिंग्स है, पहचान पत्र है, वो सारे दिखाए जाते हैं। यहाँ तक कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम के द्वारा मैसेज भेजा जाता है, जो भी डॉक्यूमेंट है, गिरफ्तारी जो वारंट है, उसके एक तरह से फेक पूरा प्रपोज करके एआई के जनरेट के द्वारा उसे भेजा जाता है। फर्जी जो वेबसाइट है, जो पोर्टल है, वो बनाकर उसे दिखाया जाता है कि ठीक है ये देखो पोर्टल है, ये ऐप है, इस पर तुम्हारा सारा डेटा ये है। तो सरकारी वेबसाइट जैसे दिखने वाले जो भी नकली पोर्टल है उसके द्वारा ईमेल भेजा जाता है, नोटिस भेजा जाता है, और फिर क्या होता है कि सामने वाला उस पर विश्वास कर लेता है, और फिर क्या होता है कि वो उस जाल में फंस जाता है। अब चूंकि हाल के समय में देखेंगे तो ऐसे जो मामले हैं वो लगातार क्या हो रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। जो डिजिटल अरेस्ट के मामले हैं ये तेजी से बढ़ रहे हैं। तो क्यों बढ़ रहे हैं, इसके कई सारे कारण हैं। जैसे देखेंगे तो हाल के दिनों में जो कोरोना काल है, कोरोना के काल के बाद देखेंगे, पेंडेमिक के बाद जो डिजिटल लेन देन है, जैसे यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, क्यूआर जो कोड आधारित जो लेन देन है, इनके माध्यम से जो लेन देन है वो आसान हो गया है। तो क्या है कि ऐसे जो डिजिटल अरेस्ट करने के जो मामले हैं उसमें क्या है कि ठगी करना या पैसा प्राप्त करना सेकंडों का काम है। तो इस कारण से भी क्या हो रहा है कि ठगी आसान हो। जो व्यक्ति जाल में फंसा और तुरंत उसने कोशिश किया पेमेंट करने का, पेमेंट हो जाता है, उसके बाद उसको सोचने का मौका नहीं मिलता है कि वो ठगी उसके साथ ठग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सोचने में क्या है कि वो पेमेंट भेज देता है। तो ये एक कारण है। साइबर सुरक्षा में अभी भी देखेंगे तो भारत में जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है, उसकी एक बड़ी कमी देखने को मिल रही है। बहुत सारे जो लोग हैं वो तो यही नहीं जानते हैं कि एक्चुअल में इस तरह की जो भी बातें हैं जो वो सही में हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं। कोई भी एजेंसी गिरफ्तारी के लिए क्या फ़ोन करेगी, क्या वो भुगतान करने की मांग रखती है, जबकि ऐसा नहीं है। तो इसके बारे में जानकारी नहीं है और इसके लिए सरकार प्रयास कर भी रही है। जैसे आप देखेंगे कि मैसेज जब भी आप कॉल करें तो मोबाइल पे सरकार के द्वारा ये मैसेज दिए जा रहे हैं कि आपके ऊपर अगर कोई भी आपके लिए कॉल आए कि ठीक है हम इस डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, आपको अपना कोड बताना है तो आपको नहीं बताना है। तो इस तरह के प्रयास सरकार कर रही है। यहाँ तक कि जो एआई और डीफेक तकनीक है, इसका जो अब चलन हुआ है, जिसमें आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है, नकली आवाज़ और चेहरे को जो पैदा करने की बात है डीफेक के द्वारा, तो इसका अब इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात की जा रही है। रिमोट जो एक्सेस ऐप्स हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है। जैसे एनीडेस्क की बात करें कि तुरंत क्या किया जाता है कि ऐसे कुछ ऐप हैं जिनके द्वारा आपकी मोबाइल की जो स्क्रीन है वो दूसरी जगह बैठा व्यक्ति आसानी से देख सकता है। एनीडेस्क जैसे एक माध्यम है, या फिर कहे टीम जो व्यूअर है कि एक साथ कई सारे लोग अलग अलग लोगों की जो स्क्रीन है वो देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो पीड़िता है उस व्यक्ति के लैपटॉप, उसके मोबाइल, उसके जो भी डिजिटल डिवाइस है, उसको जो हैकर हैं या इस तरह के जो भी फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। सामाजिक जो दबाव है उसका भी डर रहता है। जैसे अगर किसी के साथ हो गया, जैसे मान लिया कि मेरे कभी डिजिटल अरेस्ट हो गया, मेरे साथ फ्रॉड हो गया, तो हम संकोच से क्या होते हैं कि तुरंत उसकी एफआईआर नहीं करवाते हैं, पुलिस के पास नहीं जाते हैं कि लोग क्या सोचेंगे कि मैं इतनी आसानी से कैसे फंस गया, लोग क्या सोचेंगे, पुलिस क्या सोचेगी। पासपोर्ट अगर सीज हो गया या जो भी हमारे डॉक्यूमेंटेशन है वो एक तरह से पुलिस की निगाह में आ जाएंगे। तो इस तरह के जो डर हैं, इस कारण से भी क्या है कि इस तरह के जो मामले हैं उन पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। और भारत में देखेंगे तो जो भी साइबर सुरक्षा है उसके लिए जो उठाए गए
बहुत सारे कदम हैं। उन कदमों में देखेंगे तो जो आईटी अधिनियम 2000 है, ये खासतौर पे साइबर जो क्राइम्स होते हैं उनको परिभाषित करने वाला देश का पहला कानून माना जाता है। 2008 में इसमें बड़े स्तर पे संशोधन किए गए। इसके अलावा देखेंगे जो इंडियन कंप्यूटर जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, साइबर खतरों की निगरानी और जवाब देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बॉडी मानी जाती है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी जो पॉलिसी 2013 में लाई गई थी, जो कि अपने देश में साइबर जो अपराध हो रहे थे, इन अपराधों पर कंट्रोल करने के लिए अधिनियम लाया गया था। साइबर जो क्राइम रिपोर्टिंग जो पोर्टल है वो इसी के लिए बनाया गया है कि अगर कोई भी इस तरह से आपके साथ फ्रॉड होता है, कोई गतिविधि होती है, तो उसे आपको फिजिकली नहीं जाना है, बल्कि सीधे आपको क्या करना है, पोर्टल पे उसकी शिकायत दर्ज करनी है। यही नहीं, बुद्धि जो पोर्टल है ये खासतौर पे वायरस हटाने और साइबर जो स्वच्छता है वो बढ़ाने के प्रयास के दृष्टिकोण से लाया गया था। और इंडियन जो साइबर क्राइम जो कोऑर्डिनेशन सेंटर है, जिसे 14C कहते हैं, खासतौर पर अपने देश में गृह मंत्रालय के द्वारा ये स्थापित एक केंद्रीकृत साइबर अपराध निवारण केंद्र है, जो अपने देश में साइबर क्राइम्स के लिए ये काम करता है। जो भी साइबर अपराध होते हैं उन पर कंट्रोल के लिए ये काम करता है। और ये किसके अंतर्गत काम करता है, तो केंद्रीय जो गृह मंत्रालय है उसी के तहत ये साइबर जो भी धोखाधड़ी है उसके रोकथाम के लिए क्या करता है कि जो साइबर फ्रॉड जो मिटिगेशन सेंटर है उसको ये संचालित करता है। ये जो साइबर कह सकते हैं कि फ्रॉड जो मिटिगेशन जो सेंटर है, ये प्रमुख जो भी अपने देश के बैंक हैं, जो प्रमुख गेटवे पेमेंट हैं या कंपनियां हैं, जो पुलिस है, इन सभी इकाइयों के साथ क्या करती है, समन्वय करते हुए शिकायत पर विचार करती है। शिकायत मिलने पर जो भी ट्रांजैक्शन है, जो लेन देन है, उसकी रोकने की तुरंत व्यवस्था करती है। जो स्पूफिंग है, जैसे स्पूफिंग जो भी काल है उसकी रोकथाम की बात करें तो सरकार और टेलीकॉम जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों के द्वारा ऐसी तकनीक, ऐसे इकोसिस्टम का एक तरह से विकास किया गया जिससे जो भी विदेशी कॉलिंग है उसको ब्लॉक किया जा सके, जो भारत के द्वारा देखें तो एक तरह से की गई प्रतीत होती है। संयुक्त जो प्रबंधन सूचना प्रणाली है वो भी इसके लिए अहम होती है। और राष्ट्रीय जो साइबर अपराध रिपोर्टिंग जो पोर्टल है वो अहम माना जाता है, जहां पर www.cyber एक तरह से crime.gov.in पर क्या कर सकते हैं, आपके साथ जो भी फ्रॉड हुआ है या कोई भी आपकी शिकायत है वो दर्ज कर सकते हैं। महिला और बच्चों से जुड़े जो अपराध हैं उनकी प्राथमिकता देने का ये सबसे महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो देखने को मिली है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो CRT इन के द्वारा भी सुझाई गई साइबर जो सुरक्षा जो सावधानियां हैं उनको आप देख सकते हैं। काल की पहचान की जांच करें, क्या कॉलर सरकारी एजेंसी से है, संदेह होने पर पूछताछ करें, गोपनीयता की जानकारी न दें, अपने से संबंधित जो भी OTP है, बैंक पासवर्ड है, अपनी निजी जानकारी कोई भी न दें, किसी के कहने पर ऐप इंस्टॉल ना करें, किसी के कहने पर वेबसाइट को आप फर्दर उस पर एक तरह से इनिशिएट ना करें, अनजान जो लिंक है उनको ना खोलें। साइबर जो हेल्पलाइन है 1930, ये आपको सबसे महत्वपूर्ण तौर पे जानना होगा। इस पर तुरंत संपर्क करें आपको अगर कुछ भी लगता है कि आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है। तो ये बात अपने देश में बनाई गई है। और न्यायिक और विधिक जो पहलू हैं, जैसे भारत में इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, IPC की जो विभिन्न धाराएं हैं, चाहे वो 419 हो, 420 हो, ये सब क्या है, डिजिटल जो फ्रॉड है उसके तहत दंडनीय अपराध है। ये एक अपराध मानी गई है। अपराधियों की जो गिरफ्तारी है, जो अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है, उसको पकड़ने के लिए भारत इंटरपोल और एशियन देशों से सहयोग भी करता है। तो इस तरह की जो बातें हैं ये पूरे प्रावधान अपने देश में किए गए हैं। तो ये पूरा चर्चा था, डिजिटल अरेस्ट से जुड़ा हुआ जो मामला था उस पर हमने बात की, और उससे जुड़े हुए जो भी अहम प्रावधान है, जो चीज़ें हो सकती हैं, उन सभी पहलुओं पर हमने चर्चा की। अब इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न है, डिजिटल अरेस्ट जो है आखिर ये है क्या? भारत में केवल बैंक धोखाधड़ी का एक तरीका है, एक नकली और भय आधारित साइबर ठगी का तकनीक है, सरकारी एजेंसियों के द्वारा किया जाने वाला साइबर निगरानी अभियान है, या वीडियो कॉल आधारित कानूनी सलाह का एक तरीका है? तो इस मुद्दे पर हमने डिटेल सारगर्भित जानकारी ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।